हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वंशागति के आणविक सिद्धांत का जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत जटिल टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। और वो टॉपिक है डीएनए प्रतिकृतिकरण का प्रक्रम, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बताया था कि किस तरह से ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और इसके लिए मेसेल्सन व स्टॉल के प्रयोग के द्वारा मैंने आपको बताया था कि यह अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव होता है। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों आवश्यक है। शॉर्ट में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोशिका विभाजित होती है तो एक जनक कोशिका से समसूत्री विभाजन के द्वारा दो पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं बनती हैं, तो उनमें डीएनए की मात्रा आधी ही जा पाती है। इस डीएनए की अमाउंट की इनकंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए डीएनए का प्रतिकृतिकरण होना बहुत आवश्यक होता है, और यह कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में संपादित होता है। आज हम देखते हैं कि यह डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। डीएनए रेप्लिकेशन वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है, और डीएनए रेप्लिकेशन प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक डीएनए अणु में अनिवार्य रूप से होता है। अब सबसे पहला प्रश्न यह अराइज होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ कहाँ से होता है। बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशेष बिंदु से प्रारंभ होता है, और उस विशेष बिंदु या स्पेसिफिक पॉइंट से ही वह फिर बढ़ता चला जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसकी जो उत्पत्ति होती है या इसका जो प्रारंभन होता है वह कई बिंदुओं द्वारा होता है, और इसका कारण यह है कि यूकैरियोटिक सेल का डीएनए बड़ा होता है और जटिल लिए हुए होता है, इसलिए उसमें ओरिजिन की कई साइट्स होती हैं या उत्पत्ति के कई बिंदु होते हैं जिनके द्वारा जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जब आरंभ होता है तो उसमें जो है एक ये माना डीएनए का एक रज्जु है, एक जो है इस साइड का रज्जु है और एक इस साइड का रज्जु है। तो वो रज्जु जो है सबसे पहले तो खुलता चला जाता है, और दोनों रज्जु फिर जो उसके जो है एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड जो आप जानते हैं कि डीएनए जो है द्विरज्जु की अणु है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, उसके दोनों रज्जु सबसे पहले एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इस तरह से। तो एक फोर्क जैसी बन जाती है, एक चिमटा जैसा बन जाता है, वाई शेप्ड फोर्क बन जाती है, और वाई शेप्ड फोर्क फिर जो है फैलती चली जाती है और दोनों रज्जु फिर जो है खुलते चले जाते हैं। और इसको खोलने के लिए फिर अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी तरह जो है डीएनए के नए रज्जुओं का संश्लेषण करने के लिए भी डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके विभिन्न चरण क्या हैं, जिन चरणों के द्वारा यह जटिल प्रक्रिया संपादित होती है। इसका जो पहला चरण है, वो पहला चरण मैंने यहाँ पर लिखा है कि पैतृक डीएनए के दोनों रज्जुओं का खुलना या अनवाइंडनिंग, यह होता है हेलिकेज व एसएसबी नाम की प्रोटीन्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो ये पेरेंट जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये अपने जो इसका उत्पत्ति का स्थल होता है रेप्लिकेशन का, उसे अक्सर हम जो है ओराई नाम का बिंदु कहते हैं, वहाँ से जो है ये डीएनए का रज्जु जो है डीएनए के ये दोनों रज्जु एक दूसरे से खुलना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से वाई शेप्ड फोर्क यहाँ पर बन जाती है। और यहाँ पर वास्तव में जब ये डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे से खुलते हैं तो कौन से बॉन्ड इनके टूटते हैं? जो इनके क्षारों के मध्य में जो इनके बेस पेयर्स होते हैं, उनके बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो वीक बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड टूटने लगते हैं, और उन बॉन्ड्स के टूटने से फिर जो है ये दोनों रज्जु एक दूसरे से वाई शेप में अलग होने लगते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है जिस एंजाइम का योगदान होता है उस एंजाइम को हम जानते हैं हेलिकेज के नाम से, हेलिकेज एंजाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का मैंने हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर जो उत्पत्ति का स्थल है, जो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है रेप्लिकेशन का, ये यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये हेलिकेज एंजाइम। इस हेलिकेज एंजाइम के यहाँ पर लगने से, ओआरआई पॉइंट पे लगने से, उत्पत्ति के पॉइंट पर लगने से ये दोनों रज्जु जो हैं एक दूसरे से सेपरेट होते चले जाते हैं, जिसे हम अनवाइंडनिंग ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स हम कहते हैं।
अब यहाँ पर जो है हेलिकेज के साथ साथ आपको यहाँ पे ये काले काले गोले जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको प्रोटीन के दिखाई दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। हेलिकेज के बाद अब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स उसके पीछे लगती चली जाती हैं दोनों स्ट्रैंड्स में, और ये जो है इंश्योर करती हैं, ये सुनिश्चित करती हैं कि ये डीएनए के जो पैरेंटल रज्जु अनवाइंड हुए हैं ये फिर आपस में जुड़े ना, इसी तरह से वो खुले हुए रहें। तो यहाँ पर इन दोनों हेलिकेज और एसएसबी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनका योगदान है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हेलिकेज ने तो जो है दोनों पैरेंटल डीएनए रज्जु को आपस में खोलने का कार्य किया, परस्पर एक दूसरे से पृथक कराने का कार्य किया, और एसएसबी प्रोटीन ने फिर ये इंश्योर किया, ये सुनिश्चित किया कि वो दोनों रज्जु फिर आपस में दोबारा बंध ना बनाए और एक दूसरे से खुले ही रहें, एक दूसरे से दूर ही रहें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेप इस चित्र के माध्यम से भी समझ ली, ये हेलिकेज एंजाइम है और ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुओं को खोलने का काम कर रहा है और वाई शेप की फोर्क यहाँ पर बन रही है। और उसके साथ साथ ये एसएसबी प्रोटीन्स जो है, ये एसएसबी प्रोटीन्स ये इंश्योर कर रही हैं कि ये फोर्क फिर बनी रहे और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पे फिर जो है बॉन्डिंग ना करें। इसके बाद जो है अब हमें दो तरह के यहाँ पे जो है पैरेंटल स्ट्रैंड मिल गए। एक पैरेंटल स्ट्रैंड जिसका जो ध्रुवणता है वो है आपकी 3:5 डायरेक्शन में है। ये 5 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 प्राइम डायरेक्शन। पहला वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी जो है डायरेक्शन है 3:5 प्राइम, 5:3 डायरेक्शन है ओरिजिन की। ये देखिए आप, जो अनवाइंडिंग की डायरेक्शन है वो उसकी 5:3 डायरेक्शन है। और जो दूसरा वाला जो रज्जु है उसकी डायरेक्शन है 3 to 5, 3 प्राइम to 5 प्राइम उसकी डायरेक्शन है। तो हमें जो है दो तरह के यहाँ पे, इनको हम कहते हैं टेम्पलेट रज्जु। जो ये डीएनए के पैरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं जो दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, इनको हम जो है टेम्पलेट रज्जु भी कहते हैं। ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टेम्पलेट रज्जु। टेम्पलेट शब्द का क्या अर्थ है? टेम्पलेट का शब्द है कि सांचा या छापा। तो ये मतलब जो है, ये जो पैरेंटल स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए हैं, ये जो है एक तरह का छापे का या टेम्पलेट का कार्य करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये टेम्पलेट रज्जु होता है उसका विपरीत यहाँ पर रज्जु बनना है डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा। तो इसकी नकल करते हुए ही यहाँ पर जो है दूसरा रज्जु बनाया जाना है, इसलिए इसको हम जो है टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। तो एक टेम्पलेट रज्जु तो ये है जो कि 3:5 डायरेक्शन में है, और दूसरा टेम्पलेट रज्जु है जो कि 5:3 डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप इसकी होती है, अब डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे से खुल गए हैं। मैंने प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेप आपको बताया, डीएनए के दोनों रज्जु खुल गए हैं। अब इसके बाद क्या होना है, जो दूसरा इसका चरण है वो है 3 प्राइम to 5 प्राइम दिशा वाले टेम्पलेट रज्जु में डीएनए पॉलीमरेज द्वारा सतत रूप से अग्रगामी या लीडिंग रज्जु का संश्लेषण। एक बार और इसको पढ़ लेता हूं मैं। 3 प्राइम to 5 प्राइम दिशा वाले टेम्पलेट रज्जु में डीएनए पॉलीमरेज द्वारा सतत रूप से अग्रगामी लीडिंग रज्जु का संश्लेषण। अब हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस टेम्पलेट रज्जु में हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि शुरू हो रहा है 3 प्राइम डायरेक्शन से और जा रहा है 5 प्राइम डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो है जो सबसे मुख्य एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, अब उसकी भूमिका आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये ग्रीन कलर का जो मैंने ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखा रहा है डीएनए पॉलीमरेज को। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो है सबसे मुख्य एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, जो कि डीएनए के नए रज्जु का संश्लेषण करता है डीएनए पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करके। यानी डीएनए का बहुलकीकरण, डीएनए पॉलीमराइजेशन को करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है उसे हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब यहाँ पर आ जाएगा। ये अब डीएनए पॉलीमरेज जो है एक बहुत विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है, जो कि डीएनए की नई लड़ी या नए रज्जु का संश्लेषण करता है। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो इसको जो है 3 प्राइम मुक्त हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको चाहिए, यानी इसको जो है 3OH ग्रुप चाहिए, 3OH ग्रुप इसको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज को। अगर इसको 3OH ग्रुप मिल जाएगा तब ये अपना कार्य प्रारंभ करता है।
तो यहाँ पर इस टेम्पलेट रज्जु में जिसकी दिशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में है, यहाँ पर इसको जो है 3OH ग्रुप आसानी से मिल जाता है। और 3OH ग्रुप इसलिए मिलता है क्योंकि ये 3 से ही शुरू हो रहा है, 3 दिशा से ही शुरू हो रहा है, जहाँ पे इसको जो इसकी पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शर्करा के जो तीसरा नंबर का कार्बन है उसमें इसको जो है 3OH समूह जो है मिल जाएगा, उससे ये चिपक जाएगा। अब उससे ये चिपक जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, अब इसका जो है काम आसान हो जाएगा। अब ये बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन का काम आसानी से करता है। तो पहले ये यहाँ पर चिपका होगा और यहाँ पर चिपक के इसने 3OH जो है जो समूह है उससे चिपका होगा, फिर ये बढ़ता चला गया ऐसे, इस तरह से आगे की ओर बढ़ता चला गया। ये दिशा मैंने बता दी आपको, ये तीर के रूप में। तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है 5:3, 5 से लेके 3 की ओर की दिशा होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसकी जो बहुलकीकरण की या पॉलीमराइजेशन की दिशा होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली दिशा इसकी होती है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दी है। तो ये इस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ, और रिप्लिकेशन 4 की खुलती चली जा रही है, इस तरह से खुलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और ये डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य करता चला जा रहा है, और ये यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड को बनाता चला जा रहा है। ये यहाँ से ये लगना शुरू हुआ होगा डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर ये फिर ये लगातार जो है नए रज्जु का संश्लेषण करता चला जा रहा है। ये नया रज्जु बन रहा है, और इस नए रज्जु को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में सतत रूप से संश्लेषित होता चला रहा है, कंटिन्यूअस इसका सिंथेसिस होता चला जा रहा है। तो वही यहाँ पर मैंने ये दूसरे चरण में लिखा भी है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा वाले टेम्पलेट रज्जु में डीएनए पॉलीमरेज द्वारा सतत रूप से अग्रगामी लीडिंग रज्जु का संश्लेषण होना। ये था आपका चरण दूसरा। तीसरा चरण हम देखते हैं। अब तीसरे चरण में हम इस वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड की चर्चा करेंगे। ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रारंभ हो रहा है 5 प्राइम दिशा से और जा रहा है उन्मुख है 3 प्राइम दिशा की ओर। अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा कहानी कुछ डिफरेंट है, वो आपको समझनी आवश्यक है। यहाँ पर मैंने लिखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा वाले टेम्पलेट रज्जु में प्राइमेज द्वारा आरएनए प्राइमर बनाना व डीएनए पॉलीमरेज द्वारा आरएनए प्राइमर के मुक्त 3 प्राइम OH समूह से जुड़कर असतत रूप से पश्चगामी लैगिंग रज्जु का संश्लेषण। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर इस चित्र की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब बच्चों जो है, ये जो दूसरा वाला जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसकी दिशा जो है 5 प्राइम से जा रही है 3 प्राइम की ओर, यहाँ पर कहानी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। कहानी डिफरेंट इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज ने काम करना है वो करेगा इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर जो है ये काम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए पॉलीमराइजेशन जो है 5 से लेके 3 प्राइम दिशा की ओर जो है कार्य करता है। तो यहाँ पर जो इसका संश्लेषण होगा, ये यहाँ पर असतत रूप से नए डीएनए का संश्लेषण होगा। यहाँ पर हम समझते हैं इसे। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को एक विशेष प्रकार के आरएनए के अणु की आवश्यकता होती है, जो कि इसको मुक्त 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपलब्ध कराता है। इसको हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, प्राइमर शब्द आप जानते हैं। प्राइमर आप जो है कब आपने सुना होगा अपने दैनिक जीवन में, जब आपने घर में कभी जो है पुताई वगैरह करवाई होगी, तो आपसे जो पुताई करने वाला मिस्त्री है, पुताई करने वाला जो मजदूर है, उसने कहा होगा कि सर आपके इस दीवार में पहले जो है प्राइमर नाम का जो पेंट है उसको मैं लगाऊंगा, और उससे फिर बेस बनेगा, उसके बाद फिर जो है एक्चुअल जो पेंट है उसको मैं लगाऊंगा। तो प्राइमर जो है बेस बनाने का काम करता है। वही कार्य यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर नाम का एक आरएनए का छोटा सा अणु करता है। ये यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का बेस बनाने का कार्य करता है। तो आरएनए प्राइमर को यहाँ पे कौन लेके आता है? आरएनए प्राइमर को यहाँ पर प्राइमेज नाम का एक एंजाइम लेके आता है, जो एक ब्लू कलर का मैंने बना रखा है। तो प्राइमेज यहाँ पर स्टार्ट करता है आरएनए प्राइमर को लाने का, आरएनए प्राइमर का संश्लेषण यहाँ पर करता है ये प्राइमेज नाम का एंजाइम। प्राइमेज नाम का एंजाइम आरएनए प्राइमर को यहाँ पर संश्लेषित करने का कार्य करता है। और आरएनए प्राइमर का क्या कार्य है? ये डीएनए पॉलीमरेज को फिर आगे
मुक्त 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपलब्ध कराता है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अब इसने जो है यहाँ पर आरएनए प्राइमर के द्वारा जो है यहाँ पर मुक्त 3OH समूह मिल गया है। अब डीएनए पॉलीमरेज को आसानी से यहाँ पर ये दूसरा जो स्ट्रैंड है उसका संश्लेषण यहाँ पे करना है। ये संश्लेषण हो गया है, लेकिन ये टुकड़ों में हो गया है। ये देखिए आप, ये ब्लैक कलर का आपने देखा है, छोटा सा एक खंड बन गया है, नए डीएनए के रज्जु का यहाँ पर खंड बन गया है। ये डीएनए पॉलीमरेज है, इसने ये बना दिया है। तो ये जो है इस दिशा की ओर संश्लेषित होता चला जा रहा है। पहले एक यहाँ पर बना होगा, फिर इस दिशा से ये इधर की ओर जो है आगे को बढ़ता चला जा रहा है। अब ये यहाँ पर जो संश्लेषण हो रहा है नए रज्जु का, ये खंडों में हो रहा है। खंडों में होने की वजह से यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार का डीएनए के खंड जो है बनते चले जा रहे हैं। नव संश्लेषित डीएनए के रज्जु के नए खंड यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। इन खंडों को एक जापानीज वैज्ञानिक के नाम पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट हम कहते हैं, या ओकाजाकी के खंड हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये इस रज्जु का जो संश्लेषण हो रहा है, ये रज्जु का संश्लेषण जो है असतत संश्लेषण हो रहा है। असतत संश्लेषण या डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जो है ये डीएनए का हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो हैं छोटे छोटे बन रहे हैं। और उसका कारण ये है कि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर टुकड़ों में कार्य कर पाता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे रिप्लिकेशन 4 को खुलती चली जाती है तो डीएनए पॉलीमरेज को टुकड़ों में ये मुक्त 3OH समूह मिल पाता है आरएनए प्राइमर के सहयोग से। और इसलिए यहाँ पर जो संश्लेषण होता है ये जो है असतत रूप में होता है। तो यही हमने यहाँ पे समझा है। यहाँ पर जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये वाला जो ये लीडिंग स्ट्रैंड है ये सतत रूप से क्यों संश्लेषित होता है, और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है जिसमें कि ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं ये जो है क्यों जो है असतत रूप से या इसमें ब्रेकेज क्यों होता है, क्यों इसमें टुकड़ों के द्वारा जो है डीएनए का संश्लेषण होता है। बच्चों, उसका कारण मैं एक बार और फिर बता दूं कि डीएनए का जो रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है 3OH समूह की। मतलब उसको जो है टेम्पलेट रज्जु में मुक्त 3OH समूह की आवश्यकता होती है। अगर उसको ये मुक्त 3OH समूह टेम्पलेट रज्जु में नहीं मिलेगा तो वो फिर पॉलीमराइजेशन या डीएनए का बहुलकीकरण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो पैतृक रज्जु जो कि 3 to 5 दिशा में है, यहाँ पर उसको इस 3 वाले छोर पर आसानी से 3OH समूह उपलब्ध हो जाता है और वो उससे चिपक कर सीधे जो है नए डीएनए का बहुलकीकरण करता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, और जो है बिल्कुल एक सतत रूप से यहाँ पर नए डीएनए रज्जु का संश्लेषण होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो है चूँकि यहाँ पर उसको जो है 5 वाली दिशा होने के कारण, ये 5 की दिशा आपको दिख रही है, 5 वाली जो टेम्पलेट रज्जु की दिशा है, और यहाँ पर उसको जो है मुक्त 3OH समूह उपलब्ध नहीं हो पाता है। मुक्त 3OH समूह उपलब्ध ना होने के कारण अब उसको सहायता लेनी पड़ती है प्राइमेज की। तो प्राइमेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पर आरएनए प्राइमर आएगा और आरएनए प्राइमर अब इसको जो है मुक्त 3OH समूह उपलब्ध कराएगा, और फिर उस मुक्त 3OH समूह को पकड़कर फिर डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए रज्जु का संश्लेषण करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे रिप्लिकेशन 4 को खुलेगी तो पहले एक आरएनए प्राइमर यहाँ पे बनेगा, फिर उसके बाद एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा, फिर रिप्लिकेशन 4 को थोड़ा और खुलेगी, फिर आरएनए प्राइमर आएगा, फिर जो है उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज उसके पीछे से नए डीएनए रज्जु का संश्लेषण करता चला जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेक होता चला जाता है, एक जो है ठहराव होता चला जाता है, और उस वजह से यहाँ पर ये असतत रूप से नए डीएनए रज्जु का संश्लेषण होता है। और ये असतत रूप से होता है इसलिए इस रज्जु को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड या पश्चगामी रज्जु, और ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है या अग्रगामी रज्जु इसको हम कहते हैं। इसके बाद जो चौथा इसका और अंतिम जो चरण है उसको हम कहते हैं पश्चगामी रज्जु में आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज द्वारा हटाया जाना व लाइगेज द्वारा ओकाजाकी खंडों को जोड़ना।
अब आप जो है अपना ध्यान केंद्रित पुनः इस लैगिंग स्टैंड में करिए। इस लैगिंग स्टैंड में आप देख रहे हैं ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बने हैं ये टुकड़ों में बने हैं और इनके बीच में गैप है। अब ये गैप तो नहीं होना चाहिए, डीएनए के खंडों के बीच में जो है गैप नहीं होना चाहिए। इस गैप को सील किया जाना आवश्यक है और ये गैप इसीलिए हुआ है क्योंकि ये असतत रूप से यहाँ पे संश्लेषित हुआ है। तो इसकी सीलिंग जो है एक और एंजाइम के द्वारा की जाती है, उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर सीलिंग हो जाएगी और फिर ये सतत रूप से एक डीएनए का नया रज्जु हमें मिल जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों टेम्पलेट रज्जु हैं उनका जो है पूरक एक नया डीएनए बनता चला जाता है और एक डीएनए अणु के 2 अणु जो है यहाँ पर हमें अल्टीमेटली प्राप्त होते चले जाते हैं और ये रेप्लिकेशन फोर्क खुलता चला जाता है। बच्चों, ये जो रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत फास्ट होती है। ई कोलाई में देखा गया है कि ई कोलाई में जो ये रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है ये 2000 क्षार युग्म प्रति सेकंड होती है, अर्थात 2000 बेस पेयर का जो है इसमें जो है संश्लेषण होता चला जाता है मात्र 1 सेकंड में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी फास्ट रिएक्शन है। तो और इसके साथ साथ जो है इसमें जो है त्रुटि होने की संभावना भी बहुत कम होती है और इस वजह से ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण और बहुत ही त्रुटि विहीन एक रिएक्शन है जिसके द्वारा जो है डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। शॉर्ट में मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। सर्वप्रथम जो है डीएनए का अनवाइंडिंग होता है और डीएनए के दोनों रज्जु जो है वाई आकार की फोर्क में एक खुलते चले जाते हैं और इसके लिए जो है डीएनए क्षार युग्म के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूटता चला जाता है। इस वजह से दोनों रज्जु एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। अब दोनों रज्जु एक दूसरे से अलग हो गए तो एक रज्जु की दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है और दूसरे रज्जु की दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में होती है। जिस रज्जु की दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम में होती है उस रज्जु में डीएनए पॉलीमरेज को आसानी से 3OH समूह मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पर सतत रूप से नए डीएनए का संश्लेषण होता चला जाता है। जबकि इस दूसरे वाले टेम्पलेट रज्जु में जिसकी दिशा जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम है डीएनए पॉलीमरेज को मुक्त 3OH समूह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पर टुकड़ों में जो है नए डीएनए का संश्लेषण होता है और उसके लिए आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है क्योंकि आरएनए प्राइमर ही यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को 3OH समूह उपलब्ध करवाता है। और इसके बाद जो है ये जो खंड बनते हैं ओकाजाकी के, इनको ओकाजाकी खंड कहते हैं डीएनए के, इनको फिर जो है सील कर दिया जाता है लाइगेज नाम के एंजाइम के द्वारा और अल्टीमेटली हमें जो है एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल का की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि ये जटिल जो ये प्रकरण था ये आपको समझ में आया होगा और मैं समझता हूँ कि ये जो है आपका जो ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रकरण है ये वास्तव में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो आपको इसको बहुत डीपली नहीं स्टडी करना है, आपको अपने सिलेबस को देखते हुए बस इतना ही समझना है और एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर आप इतना भी समझ पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको इस प्रकरण को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले जो हमारे साधारण छात्र हैं उत्तराखंड बोर्ड के हिंदी मीडियम के। मैं चाहता हूं कि उनको अधिकाधिक लाभ मिले और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।